कितना ज्यादा बड़ा रेलेवेंस है, क्योंकि ये आपने बोला कि बूस्ट नहीं की जा सकती, यू हैव टू वर्क ऑन इट ग्रेजुअली एंड स्लोली। सो एवरी वन ऑफ अस नीड टू बी अवेयर कि किस तरीके से अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इन सब चीजों को अडेप्ट करना है। एक आपने बहुत खास बात और टच की सर, वो मैंने शायद अभी तक नहीं सोचा था कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग, जो भी हम ये पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं या घर पे फिनाइल्स यूज कर रहे हैं, उससे भी हमारी इम्यूनिटी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। शायद ही हम में से कुछ ही लोग इसके बारे में सोचते होंगे और ये सोचते होंगे कि बायोडिग्रेडेबल अगर हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो ना वो सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए बट हम हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा फायदा देते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑन दैट पार्ट सर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अभी वी आर ऑन द ऑनसेट, अभी विंटर्स आने वाले हैं और अगर देखा जाए तो नॉर्थ में बहुत ही मैं कहूँगी कि डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हो जाता है विंटर्स में, और बहुत सारे लोग इससे इम्पैक्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, या फिर पोल्यूशन लेवल्स हमने देखा है कि अप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉग आ जाती है हवा में, और विंटर्स के आते आते बहुत सारे लोग सीजनल चेंज से भी गुजरते हैं। तो सर अगर हम बात करें आने वाले वक्त की विद द ऑनसेट ऑफ विंटर्स, तो आपको क्या लगता है सर कि हाउ कैन वी as a human being, so linking again with the scenario and the changing weather, temperature and जो भी हमारे आसपास circumstances में change हो रहा है, so sir how can we prep our body, कैसे हम अपनी बॉडी को तैयार कर सकते हैं? और मैं ये क्वेश्चन पूरी फैमिली के रेलेवेंस से पूछना चाहती हूँ दोबारा से, कि ना सिर्फ हम घर में बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, उन सबकी हेल्थ के लिए आने वाले जो ये वेदर कंडीशंस हैं उनसे कैसे हम कोप अप कर सकते हैं या कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सर? थैंक यू शेफाली, एंड वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल सही कहा, आने वाला टाइम और डेंजरस होगा क्योंकि अब सर्दियां आने वाली है और जो वायरल एनवायरनमेंट में चल रहा है उसकी चपेट में आने वाले सब लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से डेथ्स हो रही है। तो आने वाला टाइम बहुत क्रिटिकल होने वाला है। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताऊं आपको। 2-3 साल पहले मुझे मौका मिला था, आई वाज इनवाइटेड टू दिल्ली दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनके यहाँ मैं गया दिल्ली में, मैंने दिवाली सेलिब्रेट करी और उस साल पटाखों पे बैन था, बिल्कुल नो पटाखास। तो बड़ी वो थी एक्साइटमेंट के, यहाँ दोस्त के यहाँ घर पे रहेंगे, दिवाली सेलिब्रेट करेंगे और देखते हैं वहाँ कैसा रहता है एनवायरनमेंट। गुड़गांव में मैं रुका था एंड 4 दिन में रुका और जब दिवाली स्टार्ट हुई आई स्टार्टेड फीलिंग सफोकेशन। ऐसे लग रहा था जैसे सांस नहीं आ रही, क्योंकि आप जब किसी एनवायरनमेंट में रहते हो ना तो आपको डिफरेंस पता नहीं लगता, लेकिन जब आप एनवायरनमेंट चेंज करते हो ना आप उसे बहुत जल्दी फील करने लगते हो। तो जब मैं वहां रहा मुझे लगा सफोकेशन की फीलिंग आ रही है, जैसे ऑक्सीजन नहीं है हवा में, बड़ी ड्राइनेस सी फील हो रही है। 3-4 दिन बाद, मतलब जब मेरी आने की प्लानिंग बनी, मुझे कफिंग टाइप की डेवलप होने लग गई। मुझे लगा कि यार कोई बीमारी तो नहीं हो गई, क्या हो गई। जहाँ भी एनवायरनमेंट में देखता था ऐसे लगता था क्लाउडीनेस सी है, क्लियर एनवायरनमेंट नहीं है, और वो टाइम नवंबर के आसपास का ही था जो कि अब आने वाला है, जो टाइम आने वाला है। एंड दैट सिनेरियो इज क्रिएटेड एवरी टाइम, एवरी ईयर, हमेशा होता है। बड़ी सिटीज में भी होता है, छोटी सिटीज में भी होता है, सब जगह होता है, बस लोग थोड़े से अनअवेयर होते हैं। तो वहां से आने के बाद जब मैं वापस अपनी सिटी आया, कोटा आया, आई सॉ कि मैं एक दिन में ठीक हो गया। सो द प्रॉब्लम वाज एनवायरमेंटल टू। क्या हो रहा था, एक तो दिल्ली की सर्दियां थोड़ी सी ज्यादा होती है, डेफिनेटली एनवायरनमेंट ड्राइनेस ले लेता है, और उसके बाद जो पोल्यूशन लेवल है वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब दिल्ली का जब मैं उस समय मैंने ये सारी, अब मैं कोई भी चीज को जब मैं फेस करता हूँ तो मेरी बहुत इच्छा रहती है मैं उस पर सारी रिसर्च कर डालूं, और मैंने आके उस टाइम का सिनेरियो पूरा पढ़ा कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, इंडिया में क्या चल रहा है। तो दिल्ली में आई केम टू नो कि हर तीसरा बच्चा आज की डेट में एस्थमेटिक, every third child in India in Delhi is asthmatic। खतरनाक डेटा है ये। मतलब अगर आपका बच्चा आप वहां रह रहे हो, आपके बच्चे वहां हो रहे हैं, वहां ग्रो अप हो रहे हैं, आप उस बच्चे को कैसे ग्रोथ करवाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर सेल को चाहिए और वही नहीं है एनवायरनमेंट में। तो हर कोई वहां फाइट कर रहा है इतने डिजास्टरस सीन्स, और वो बच्चों के अस्थमा के ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। कोई बच्चा छोटा ही अस्थमा पंप ले रहा है। यार ये सिनेरियो सिर्फ मैं दिल्ली की तो बात कर रहा हूँ, लेकिन ये
क्या होता है, एक गलत फहमी होती है कि मैं छोटी सिटी में रह रहा हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये पोल्यूशन यहाँ नहीं है वहाँ। तो जब मैं कोटा आया तो मेरे पास एक मीटर है जो ये बताता है कि पीएम इंडेक्स क्या है आपकी सिटी का। तो मैंने कोटा आकर के वो मीटर खरीदा, मैंने पीएम इंडेक्स चेक करा एंड आई वाज शॉक्ड। कोटा सिटी का पीएम इंडेक्स 2.5 माइक्रोन, जिसमें हम लोग पोल्यूशन को मेजर करते हैं, इट वाज 140। और मैंने कैसे मेजर किया, मैं रनिंग करने जाता हूँ रोज सुबह, मैं अपनी कार में उसको रख के ले गया और मैं खुले गार्डन में गया और मैंने उसके बीच में अपनी कार पे उसको रख दिया, इट वाज 140। उस दिन के बाद से मैंने रनिंग करनी बंद कर दी वहां, क्योंकि अगर 140 के पीएम 2.5 पे आप रनिंग करोगे तो आप फ्रेश एयर नहीं ले रहे होगे, आप इतने पोल्यूटेंट्स ले रहे होंगे कि कुछ टाइम बाद आप या तो एस्थमेटिक हो जाओगे या कोई ना कोई डिजीज ले लोगे। और ये सिनेरियो अभी और खराब होने वाला है नवंबर दिसंबर के अंदर। तो जो लोग एस्थमेटिक हैं इस टाइम पे, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 मंथ्स होते हैं जब हमारे पास हार्ट पेशेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। बहुत सारे हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं हमारे पास, बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट्स आते हैं जो सडनली आते हैं, वेंटिलेटर पे जाते हैं, बहुत हाई ऑक्सीजन की डिमांड होती है, बहुत सिक होकर के। बहुत सारे लोग क्रैश हो जाते हैं, जनवरी भी नहीं निकाल पाते। बहुत सारी डेथ्स होती है इस नवंबर दिसंबर जनवरी के टाइम पर। अभी सिनेरियो क्या हो गया, हमारे पास एक डिजीज भी है, खराब सिनेरियो भी है, और इंडिया में एस्थमेटिक्स भी बढ़ गए। सो ये सब मल्टीप्लाई होके आने वाला टाइम और क्रिटिकल हो सकता है हमारे लिए। लेकिन ये मंथ आने में अभी हमारे पास टाइम है, जहां हम थोड़ा सा ध्यान दें तो चीजें इंप्रूव हो सकती है। अब जो मैं चीजें आपको बताऊंगा वो मेरी प्रैक्टिकली लाइफ में एक्वायर करी हुई है, या मैंने देखा है, उसी बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा, और जो भी अभी तक स्टडीज हुई है उनके बेसिस पे। पहले मैं आपको डेटा बता दूं, इंडिया के अंदर 6% बच्चे जो है वो एस्थमेटिक। अगर मैं इंडिया की आबादी 1.35 करोड़ बताता हूँ आपको, तो 8 करोड़ बच्चे इस टाइम पे एलर्जिक एस्थमा से सफर कर रहे हैं। एलर्जिक एस्थमा मतलब सांस की तकलीफ उनको पहले। ये वो बच्चे हैं जिनको अगर किसी भी तरह का कोई वायरल डिजीज हुआ तो हमारे लिए उनको बचाना मुश्किल होता है। 2% एडल्ट का मतलब हो गया करीब 3 करोड़ की आबादी इस टाइम पे, 2.5 से 3 करोड़ की जो आबादी है इंडिया की, वो भी एस्थमेटिक्स, और इनमें से मैक्सिमम एलर्जिक एस्थमा से सफर कर। ये सारे लोग भी प्रॉब्लम में आ सकते। तो इन सारे लोगों को स्पेशल केयर, और बाकी लोगों को कुछ केयर, क्योंकि एनवायरनमेंट उनको भी नहीं छोड़ेगा, एनवायरनमेंट सबके लिए डेंजरस हो जाएगा नवंबर दिसंबर जनवरी के टाइम। तो इन लोगों को क्या करने की जरूरत है स्पेशली, और बाकी लोगों को भी जो लोग नहीं है एस्थमेटिक, जो मैंने की। मैं एलर्जिक डिजीज से बहुत फाइट किया था, मैंने 4-5 साल पहले मेरा बचपन गुजरा है कुछ ऐसी एलोपैथी की मेडिसिन खाते हुए, जहाँ सर्दी जुकाम बार बार हो जाए, धूल मिट्टी सूंघो और आंखें बहने लग जाए, आंखें लाल हो जाए, महीने में 3-4 दिन बीमार हो जाना, सांस नहीं आना, ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी है। बट आई और दिस जो चीजें मैंने आपको बता रहा हूँ उनसे साथ में मैंने जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, ये सब भी किया, जो आप लोग कर रहे हैं ढंग से करिए। एरोबिक एक्सरसाइजेस का मतलब है आप 20 मिनट की स्किपिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। आज मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ, आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब बीपी है, थोड़ा सा रहता है, शुगर की एक गोली खाता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल्ड है, मीठा थोड़ा अवॉइड किया हुआ है, रोज साइकिलिंग करने जाता हूँ 10 किलोमीटर, और यूं आके खड़े होते हैं मेरे सामने। अब मैं कैसे मालूम कि अगर कोई आदमी यूं आके मेरे सामने खड़ा हुआ दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, तो वो लोग आके ऐसे खड़े होते हैं और वो साइकिलिंग कर रहे हैं। तो पहली बात तो आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का फिजिक तो परफेक्ट लाइए आप। तो आपका फिजिक बताएगा आपकी आप वाकई जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो आपकी बॉडी पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, आपकी एक्सरसाइज सिर्फ 30% तक, 20 to 30% काम करती है, बाकी आपकी डाइट है 60 to 70%। तो आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, स्किपिंग कर रहे हो, अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, बट अपनी बॉडी की कैपेसिटी को भी अपने को बढ़ाना है, और उसके लिए 70% डाइट पे ध्यान देना है। ऐसे टाइम पे हमारे सेल्स जो फाइट करने के काम आते हैं वो होते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ये नेचुरल किलर सेल्स क्या है, बेसिकली ऐसे सेल्स हैं जब आप किसी भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो कोई डस्ट हो, चाहे वो कोई गैस हो, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। जैसे ही वो एब्जॉर्ब होता है आपके वो सेल्स तुरंत एक्टिवेट होते हैं और उस पोल्यूटेंट को गप से खा लेते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पोल्यूटेंट, किसी भी चीज को फटाफट से खा के निपटा देते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको नेचुरल किलर सेल्स को स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है, और यहाँ ऐसे कुछ हर्ब्स अवेलेबल हैं जो इन सेल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ऐसा एक हर्ब है एक्नेशिया ट्रिपल गार्ड। न्यूट्रलाइट में एक्नेशिया ट्रिपल गार्ड आता है, ऐसा वो मैंने भी खाया हुआ है। मैंने एलर्जिक एस्थमा के बहुत लोगों को सजेस्ट करा, दे गॉट बेनिफिटेड, उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो गई इसके साथ। दैट
इग्निशिया ट्रिपल गार्ड दैट स्टिमुलेट्स योर नेचुरल किलर सेल्स। वो आपके नेचुरल किलर सेल्स को इतना स्ट्रांग बना देता है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है उनकी, कि जैसे कोई भी पैथोजन आपके अंदर आता है, जो आपके सर्दियों में आप फेस करने वाले हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ड्राई एनवायरमेंट, ठंड का एनवायरमेंट, जिससे आपको सांस की तकलीफ हो सकती है, वो इग्निशिया ट्रिपल गार्ड आपके सिस्टम को इतना अच्छा कर देगा कि आप उस एनवायरमेंट कॉन्टैक्ट में आने के बाद भी आपकी बॉडी फाइटिंग के लिए तैयार। इग्निशिया ट्रिपल गार्ड प्राइमरी स्टिमुलेटिंग एजेंट है। इसके साथ एक चीज बहुत अच्छी आती है, वसाखा मुलेटी। ये आयुर्वेदिक हर्ब है। इसका बेसिकली काम क्या है, एलोपैथी में भी ऐसी कुछ मेडिसिन आती है, हम लोग पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, बट एलोपैथिक मेडिसिन को हम लोग 10-15 दिन से ज्यादा नहीं देते, क्योंकि फिर उनके साइड इफेक्ट डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं और पेशेंट में उनका असर कम हो जाता है। लेकिन ऐसी एक हर्ब है अपने पास, वसाखा मुलेटी एंड सुरासा। ये क्या करती है, ये बेसिकली हमारे लंग्स में जो हवा जाने के पाइप है उनको डायलेट कर देती है, ताकि हवा आराम से जा सके। हमारे जो जितने फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको खत्म करने के लिए म्यूकस बनता है, मतलब जो सिक्रीशन कफ जिनको हम लोग कहते हैं, वो उसको पिघला देता है और पिघला के हम लोग उसको आराम से बाहर निकालते हैं। तो जो भी ऐसी चीज हमारे सांस के रास्ते अंदर गई, तो सांस के रास्ते चौड़े होने से ऑक्सीजन आराम से मिल जाता है फेफड़ों को, और क्योंकि हमारा कफ पतला हो गया है तो हम उसको आराम से निकाल पाते हैं। तो ऐसे ड्रास्टिक टाइम के लिए ये 2 हर्ब्स मैं हर एक को रिकमेंड करूंगा कि ये आने वाला, क्योंकि एक्नेशिया आप आज से खाना स्टार्ट करोगे तो उसका इफेक्ट आपके शरीर में 15 दिन बाद स्टार्ट होगा, और 1 महीने बाद उसका सेल जो है वो उसके लिए तैयार होगा। क्योंकि जो चमड़ी है ना, इस पे भी आप कोई क्रीम लगाते हो तो 28 दिन में नीचे की परत ऊपर आती है, तो इट टेक्स 28 डेज कि आपकी स्किन पे वो ग्लो दिखने लगेगा। बशर्ते आप कुछ अगली पगली कोई क्रीम ना यूज करते हैं, उसमें ब्लीच आते हैं, बट एक रियल आप ऐसी कोई कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं जो आपकी स्किन को रीजनरेट करेगी, तो सेल को भी 28 दिन लग रहा है इससे। तो नई जो स्किन आएगी जो आपकी ग्लोइंग दिखेगी, उसको 28 दिन लग रहा है। ऐसे ही आप जब इसको लेना स्टार्ट करोगे तो इट विल टेक एटलीस्ट अ मंथ। तो ये राइट टाइम है टू स्टार्ट। अभी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब वो टाइम आए तो ये हर्ब्स आपको बेनिफिट करने लग जाए। इस चीज का इंतजार मत कीजिए कि जब ये टाइम आएगा मुझे सांस भरेगी, मुझे कफ की प्रॉब्लम होगी, कुछ भी हो। और साथ ही वो लोग जो एजेड हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, जिनकी लंग की कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई, वो लोग भी इस टाइम पे ले लें, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो वायरल स्प्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत आ रही है, ये आपको वहां पर भी फाइट करेगा। सो नेक्स्ट 4-5 मंथ्स इन 2 हर्ब्स को आप लोग अपनी लाइफ में यूज कीजिए, एक्नेशिया एंड जो मैंने आपको बताई वसाखा मुलेटी सुरासा। ये दोनों आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो लोग एस्थमेटिक होते हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनको कार्डियक प्रॉब्लम भी यूजुअली साथ में होती है। दोनों सिस्टम बहुत साथ में जुड़े हुए हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपका हार्ट वीक है, लंग्स ऑटोमेटिकली वीक हो जाएंगे, लंग्स वीक है, हार्ट ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज वे में काम करेगा। तो इस टाइम पे अपने आप को, अपने हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है। हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, इसकी मस्कुलर पंपिंग को बढ़ाने के लिए हमें एटीपी चाहिए होता है। जब आप ग्लूकोज लेते हो वो एटीपी में कन्वर्ट होता है, और उस एटीपी जो है वो एनर्जी का सोर्स है हमारी बॉडी के लिए, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन किन पे डिपेंडेंट है, एक एटीपी जो एनर्जी का सोर्स है, प्लस साथ में इसमें को फैक्टर काम करता है कैल्शियम। तो कई लोगों को आपने ये भी कहते हुए सुना होगा, कई डॉक्टर को ये भी सुना होगा आपने, कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए विटामिन डी लीजिए, कैल्शियम लीजिए, क्योंकि ये बेसिकली आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और पंपिंग में काम करता है। तो आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बोन्स को तो स्ट्रॉन्ग रखेगा ही कैल्शियम, विटामिन D3, जिसके लिए अपना कैलमेट डी आता है। वो साथ में एक बहुत अच्छा अपने पास सप्लीमेंट है जो आपके एनर्जी स्टोर्स को बढ़ाता है, जो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो वो कौन सा है अपने पास, CoQ10। CoQ10 इज बेसिकली एक एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम है जो हम लोग, फार्मास्यूटिकल भी बहुत आता है हमारे पेशेंट्स को, हम लोग लिखते हैं, और कोई सस्ता नहीं है, काफी महंगी चीज है वो, एलोपैथी के अंदर भी वो मेडिसिन हम लोग काफी पेशेंट्स को लिखते हैं, ताकि उनकी कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन इंप्रूव हो सके। तो एवरी कार्डियक पेशेंट, एवरी रेस्पिरेटरी पेशेंट, और जो प्रोबेबल है एजेड, क्योंकि उनमें वो ज्यादातर इंडियन में क्या है, 50 to 60-70% लोग तो इवैल्यूएटेड ही नहीं, उनके जब टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन D3 और साथ में CoQ10 एंजाइम लेना है, ताकि आपकी हार्ट की पंपिंग बहुत अच्छी रहे। इसके अलावा मैंने आपको ओमेगा 3 बताया था, वो आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपके फंक्शंस को आप बूस्ट कीजिए, टाइम है, क्योंकि टाइम जब आ जाएगा उसके बाद शायद आप ना कर पाओ। और मैंने आपको बताया कि यू नीड 1 मंथ एटलीस्ट, किसी भी चीज को आज से आप स्टार्ट करेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो आपकी बैलेंस डाइट हो, चाहे वो फ्रूट वेजिटेबल हो, एक अच्छा रूटीन हो, आप लाइफ में जो भी लेके आएंगे आपकी बॉडी को
शुरुआत में, ठीक होने में एटलीस्ट 1 महीना लगेगा। परफेक्ट होने में तो बहुत साल लग जाएगा, क्योंकि उसको इम्परफेक्ट करने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है। परफेक्ट करने के लिए उसको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने 20 साल 30 साल बहुत लापरवाहियां करी है, तो कम से कम शरीर को ठीक होने में थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। तो आज टुडे इज द राइट डे टू टेक डिसीजन कि आज से मुझे अपने लिए करना है, अपनी बॉडी को इंप्रूव करना स्टार्ट करना है। तो उसका रिजल्ट आपको नवंबर दिसंबर में दिखाई देने लग जाएगा। और किसी तरीके से यू बिकम अ विक्टिम, आपको कोरोना हो गया, तो दीज हर्ब्स विल हेल्प यू टू फाइट दिस वायरस। बैक टू यू मैडम। यस सर, थैंक यू सर। इनफैक्ट यस, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि किस किस प्रोडक्ट का यूज़ कैसे कैसे करके वी कैन कोप अप आगे आने वाले टाइम के लिए। सर, बहुत सारे आंकड़े शेयर किए हमारे साथ, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस जो लोग फेस कर रहे हैं, और पोल्यूशन की बात करें या और अदर प्रॉब्लम्स की बात करें। तो सर, आपको क्या लगता है, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम ये बिल्कुल समझते हैं कि न्यूट्रिशन जो है, एक बैलेंस डाइट, एक न्यूट्रिशन जो है बहुत बड़ा हमारे सामने सवाल बन के खड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कि वैसे अगर हम इंडिया को देखें, तो आपको क्या लगता है सर कि अलोंग विद न्यूट्रिशन ऐसे कौन से कंसर्न्स हैं जो कि इंडिया में बिल्कुल वरीसम कंडीशन में है अभी, और इन चैलेंजेस को हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं या कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखो, जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, मैंने आपको टॉक के शुरू में भी बताया था एक चीज कि हम लोग पहले जो हमारे दिमाग में डेटा फीडेड है ना, उसे हम लोग निकालें। तो सबसे पहली चीज जो हमारे कंट्री के लिए प्रॉब्लम है वो है मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स। ठीक है, ये हमारा सबसे पहली प्रॉब्लम। डिजीज इसके बाद की प्रॉब्लम है, क्योंकि डिजीज तो हम तब ठीक करेंगे जब हम लोग ये मानने को तैयार होंगे कि कुछ गड़बड़ चल रहा है शरीर में और उसे अभी ध्यान देने की जरूरत है और ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, तो सिनेरियो जो करंट चल रहा है, मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो डायबिटिक्स का नंबर है, अगर आप देखो तो हर घर में एक डायबिटिक मिल जाएगा या आपके पड़ोस में एक डायबिटिक आपको मिल जाएगा। हार्ट पेशेंट्स के अगर मैं नंबर बताऊं, आपको डेटा बताऊं, तो इंडिया में लास्ट ईयर 30 लाख लोग हार्ट की डिजीजेस से मर गए। 30 लाख पीपल डाई। अभी कोरोना से पूरे वर्ल्ड में इतने लोग नहीं मरे जितने एक साल में इंडिया से हार्ट की प्रॉब्लम से लोग मरे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरे को कॉल आ रहा होता है, अभी भी जस्ट मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए हमारी मीटिंग लेट हो पाई, कुछ दिक्कत हो गई। 5 बजने में 5 मिनट बाकी थे, 4 पेशेंट के फोन आए कि सर मेरे छाती में दर्द हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। अब लास्ट टाइम याद आ रहा है संडे इवनिंग, और मैंने उनको कहा कि 2 घंटे इस हार्ट की प्रॉब्लम को रोक लीजिए, नहीं तो किसी भी हॉस्पिटल चले जाइए, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता, और मेरे घर आ गए तब तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे में बिजी हुआ। सो दिस इज द सिनेरियो। मैं बता सकता हूँ 5 मिनट में अगर 4 कॉल मेरे पास आ गए तो पूरे इंडिया में क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा हो। सो दिस इज ऑफ हार्ट पेशेंट्स, कितने नंबर में पेशेंट्स मर रहे हैं। अगर मैं आपको पुराने सिनेरियो से अभी कंपेयर कराऊं इंडिया के अंदर, तो टीबी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हमने सालों पहले ढूंढ लिया, और इसका इलाज पुख्ता हमें पता है कि ये स्पेसिफिक ड्रग्स है, इतने महीने खानी चाहिए, इस तरीके से खानी चाहिए, और टीबी को आप ट्रीट कर सकते हैं। बट इंडिया में आज भी टीबी के बहुत सारे मरीज हैं, और जाने कितने लाखों लोग टीबी से इंडिया में आज भी मर रहे हैं। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। बहुत सारी कंट्रीज ने इसको फ्री कर लिया है, बहुत सारी कंट्रीज में टीबी नाम की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इंडिया में आज भी हम ट्यूबरक्लोसिस से फाइट कर रहे हैं। आपने अभी प्रेजेंटली पढ़ा होगा कि अमेरिका ने बीसीजी वैक्सीन लगाने बंद कर दिए, जो छोटे बच्चों को लगाए जाते हैं टीबी की इम्यूनिटी को डेवलप कर, तो वो अमेरिकन नहीं लगा रहे, क्योंकि वहां है ही नहीं टीबी नाम की। तो एक ऐसी बीमारी जिसका डिजीज का पहले ही बहुत सालों पहले इलाज आ गया, उससे भी हम लोग आज जूझ रहे हैं। हम लोग कुछ गलत फहमियों में बैठे हैं, इंजेक्शन आ जाएगा कोरोना वैक्सीन का, या इस तरह की चीजें चेंज हो जाएगी, कुछ मेडिसिन आ जाएगी स्पेसिफिक। अभी सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है इसका। और वैक्सीन की जहां तक मैं बात करूं, 11 साल पहले स्वाइन फ्लू आया था इंडिया, उसका वैक्सीन स्पेसिफिक वैक्सीन अभी तक नहीं बना। इस साल वैक्सीन बनता है, अगले साल स्वाइन फ्लू का आरएनए चेंज हो जाता है, फिर अगले साल अगला एक वैक्सीन बनता है, फिर एक वैक्सीन, और अभी भी स्वाइन फ्लू से लोग मर रहे हैं। 3-4 साल बाद H1N1 आया, फिर उसके बाद कुछ नया वायरस आया। तो ये वायरसेस आते ही रहेंगे, इनके लिए आप ये मत सोचिए कि इनके इलाज के लिए आप इंतजार में मत बैठे, है ना, क्योंकि वैक्सीन तो हर नया वायरस आएगा, किसका वैक्सीन लगवाओगे आप? इस वायरस से आपने फाइट कर लिया, ठीक है, दूसरे वायरस से फाइट कर लिया। तो बेसिकली जो वैक्सीन हमें तैयार करना है वो हमारी बॉडी को तैयार करना है, और हमारी बॉडी में वैक्सीन तैयार होते हैं डेली, हमारे सेल्स तैयार करते हैं, और उस वैक्सीन का नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी बेसिकली जो आप प्रोटीन्स खाते हैं,
उसके जो अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है, प्रोटीन उसे उसे लीवर ब्रेक डाउन करता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स निकालता है और एक कोडिंग सिस्टम तैयार होता है। ऐसे अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में और वो एंटीबॉडी को बनाते हैं। अगर इसमें से एक भी अमीनो एसिड मिसिंग हो गया, एक भी कोड मिस हो गया, तो वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में नहीं बन पाती। तो जब कोई भी चीज आपको अटैक करती है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन आपकी बॉडी में हो रहा है और वो आपको हेल्प करता है किसी भी वायरस बैक्टीरिया से हेल्प करने। तो उस सीक्वेंस को प्रॉपर बनाने के लिए हमारी डाइट में आपको सारे अमीनो एसिड लेने पड़े और इससे अच्छा वैक्सीन कोई सभी नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिक कोरोना वायरस की बात करूं या किसी भी वायरस की बात करें तो भी यही पैटर्न होता है। अभी मैं अगर इसका आपको ग्राफ प्लॉटिंग बताऊं, ताकि क्योंकि इस टाइम पे लोग इस चीज को लेके बहुत कॉन्शियस है कि हम लोग इससे कैसे फाइट करें, कैसे हील करें, कोरोना हो जाए तो क्या करें, हमारे घर में नहीं आए तो हम कैसे रोके। देखो, घर में आने से तो नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया में जब 2 लोग थे बीमार तो भी आपके कम्युनिटी में पहुंच गया, आपकी गली में पहुंच गया, तो अब आप कैसे सोच सकते हो कि आपके घर नहीं पहुंचे। जब ये सिर्फ चाइना के एक छोटे से टाउन से स्टार्ट हुआ, अमेरिका चले गया, अमेरिका घूम के इंडिया पहुंच गया, तो आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने शरीर को तैयार कर सकते हो इस चीज। तो आपके मन में ये फियर है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये वायरस इन्फेक्ट करता है, मैंने आपको बताया एक वैक्सीन जो आपकी बॉडी बना रही है दैट इज एंटीबॉडी। उसके लिए आपको अपने प्रोटीन टैंक को फुल रखना है, सारे अमीनो एसिड्स ऐड ऑन करने, सप्लीमेंटेशन देना है ताकि टैंक आपका फुल हो जाए, आपकी बॉडी तैयार हो इस वायरस को फाइट करने के लिए। ठीक है, अब ये वायरस आपकी बॉडी को अटैक भी कर गया, आप विक्टिम भी बन गए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, आपको किसी और से दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वायरस उसके पहले उसको अटैक कर चुका हो। तो आपको क्या करना है, बेसिकली अपने स्ट्रेस लेवल को काम डाउन रखना है, अपने एनर्जी सोर्स को मेंटेन करना है। ठीक है, डाइट बैलेंस करनी है, सप्लीमेंटेशन लेना है, आपके बॉडी का जो मैंने वैक्सीन बताया उसे करना है तैयार। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ बनता है इस वायरस का वो मैं आपको बताता हूँ। शुरू के 5 दिन ये वायरस आपकी बॉडी में आने के बाद बढ़ता है। 5वें दिन आपकी बॉडी जो है इसको समझ जाती है और इसके लिए एंटीबॉडी बनानी स्टार्ट करती है। पहले दिन नेचुरल किलर सेल्स इसे खत्म कर देते हैं, जिसके लिए मैं आपको बता चुका ऑलरेडी अपने को क्या खाने की जरूरत है। 5वें दिन तक ये वायरस ग्रो करता है और आपकी एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। यहाँ बहुत सारे लोग चपेटे में आते हैं जिनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने की ताकत है, जिनका प्रोटीन टैंक फुल है, जिनके मल्टीविटामिन, मिनरल, ऑक्सीडेंट के लेवल बहुत अच्छे हैं, वो इस वायरस को खत्म करने लग जाते हैं और 5th डे के बाद वो लोग ठीक होने स्टार्ट होता है। जिन लोगों का ये सिस्टम वीक होता है, वायरस आपके अपने बॉडी के सेल्स को खत्म करने लग जाता है और कुछ इस तरीके से उनके अंदर बॉम्बार्डिंग करता है कि आपके अपने सेल्स अपने शरीर के दुश्मन बन जाते हैं और वो कुछ ऐसे रिएक्शंस क्रिएट करने लग जाते हैं जिससे शरीर में खून के थक्के बनने लग जाते हैं, लंग की फंक्शनिंग खराब होने लग जाती है, किडनी के फंक्शनिंग खराब होने लग जाती है और आप यहाँ पे जाकर के परेशान हो जाते हो 7वें 8वें दिन और आप जाके अस्पताल भर्ती हो जाते हो। इस टाइम पे ही आप, अगर आपका बॉडी सिस्टम स्ट्रांग है, 7वें दिन आप ठीक हो जाओगे अगर आपने ध्यान दिया है आज से। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो 8वें दिन आप पल्मोनरी फेज में चले जाओगे, आपके लंग्स खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, सांस की प्रॉब्लम आने लगेगी और आप तलाशने लगोगे बेड्स को, ऑक्सीजन को, वेंटिलेटर्स। तो इस सिनेरियो को क्रिएट मत होने दीजिए, इसी लेवल पे इस वायरस को खत्म कर दीजिए और वो एक स्ट्रांग बॉडी, बैलेंस डाइट, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स का एडिशन, ठीक है, और इनसे ये सारी चीजें ठीक हो सकती है। ठीक है, तो ये कोरोना वायरस का भी सिनेरियो क्रिएट हो है। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान देने की जरूरत है और इस तरीके से हम इजीली इस टाइम को ओवरकम कर सकते हैं, इजीली फाइट आउट कर सकते हैं। बैक टू शेफाली मैम, आप कुछ स्पेसिफिक और पूछना चाहो या मेरी कन्वर्सेशन में कुछ रह गया हो, मिस हो गया, तो मैडम आप पूछ सकती हैं। No, I think sir, wonderful. कवर्ड, आपने पूरे एस्पेक्ट्स को टच कर दिया, इम्यूनिटी के बारे में हमें बता दिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बता दिया जो कि अगर हम डे टू डे लाइफस्टाइल में उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। सो आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर ओवर फ्रॉम माय साइड. Siddharth, over to you. Do you have any questions in the chat box that you might like sir to answer? Because बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ. I'm sure कि शायद क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो over to you, Siddharth.
थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब एंड जो आपके पॉइंट्स थे आई मस्ट से अप्रोप्रिएट एक कंप्लीट लाइफस्टाइल पैटर्न कैसा होना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने आप को प्रिकॉशनरी सेफ रखना है प्रिवेंशन बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर सो वेरी वेल सर थैंक यू सो मच एंड सर ये क्वेश्चन ना ऑडियंस की तरफ से नहीं था ये क्वेश्चन मेरी तरफ से था जो मैं चाहता था जो मैं चाहता था कि आप सभी को शेयर करें सर ये एक वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है राइट और इस समय बहुत सारे लोग बीइंग अ कॉर्पोरेट पर्सन के लिए हम बात करें बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करें तो सभी वर्क फ्रॉम होम में है एंड इस समय बहुत सारे लोग अपने घरों पे हैं एंड मैं ये देख रहा हूँ कि जहां एक तरफ इम्यूनिटी का बार इंक्रीज हुआ था वहीं अब जून जुलाई के बाद जो सेकंड ग्राफ इंक्रीज हुआ है वो हुआ है वेट लॉस का राइट जहां पे लोगों ने पूछना शुरू किया कि किस तरीके से हम घर पे वेट लॉस कर सकते हैं राइट और जब आपकी मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी तो डेफिनेटली आपने अपने फिटनेस मंत्रा के बारे में कुछ बताया था कि सिद्धार्थ मैं अपना कैलोरी काउंट कंट्रोल रखता हूँ और किस तरीके से रखता हूँ तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि यदि आप थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो थोड़ा सा ये